तो बच्चों आज हम चैप्टर 16 के बारे में जानेंगे। चैप्टर 16 जो है उस चैप्टर का नाम है रूरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, इसको हम आज के समय में मनरेगा के नाम से जानते हैं। अभी अभी भारत सरकार का एक बयान आया था कि भारत का बिगड़ता हुआ आर्थिक संरचना का एक जीता जाता उदाहरण मनरेगा है, या मनरेगा ने भारत की अर्थव्यवस्था या योजनाओं को चरमरा के रख दिया है। ठीक है, तो इस मनरेगा के बारे में हम जानेंगे। ये तो हुई बयानबाजी, लेकिन चैप्टर 16 में जो टॉपिक है वो असल में रूरल डेवलपमेंट भी है। ठीक है, तो जो रूरल डेवलपमेंट होता है इसमें गांधी जी ने अपने अपने शब्द दिए हैं इन्होंने कि अगर भारत का विकास चाहते हो ना, तो इसके गांवों का विकास करो, क्योंकि भारत जो है वो गांव का देश है। 6 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे गांव, जी हाँ दोस्तों, 6 लाख से भी ज़्यादा गांव हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। इन्होंने वो बोला कि असल जो भारत है वो शहरों में ना रह के गाँव में निवास करता है। अगर गांवों को किसी तरह से नुकसान पहुंचता है तो इसका खामियाजा भारत देश को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से गांधी जी ने आगे ये भी बोला कि गांव के लोग अगर रोटी कपड़ा मकान से तृप्त कर दिए जाएं तो भारत का विकास हो चुका है, ऐसा मान लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार 68.8% जनता अभी भी गांवों में निवास करती है, जो कि पहले बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब थोड़ा ये रेट जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि शहरीकरण, अर्बनाइजेशन की समस्या अब सामने आने लगी है। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी, हॉस्पिटल स्कूल का गांव में ना होना, रोटी कपड़ा मकान बेहतरीन तरीके से उपलब्ध ना हो पाना, तो गांव की जो जनता है जो थोड़ा सा कंफर्ट भी चाहती है तो वो अब शहरों की तरफ मूव करने लगी है। ठीक है, तो इसको हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। अर्बनाइजेशन के बारे में आपने क्लास 9th में अच्छे से जाना। फिर इसी तरह से 2009 के गजट में एक स्कीम थी बच्चों 2005 की, उसका नाम चेंज करके मनरेगा रख दिया गया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट रख दिया गया, MNREGA, यानी रेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का नया नाम हो गया मनरेगा, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको पहले हम नरेगा बोलते थे 2005 में, जो कि 2 अक्टूबर 2010 में से अब महात्मा गांधी जी के नाम पे जाना जाने लगा। ठीक है, तो आगे ये बात करते हैं। इस समय शायद गांधी जी 110 साल के, सॉरी 140 साल के हो चुके थे। ठीक है, 140 141 साल के हो चुके थे अकॉर्डिंग टू द गजटर ऑफ इंडिया। क्या 31 दिसंबर 2009 को नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का नाम चेंज करके नया नाम क्या रख दिया गया, मनरेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ऐसा देखा जा रहा है पिछले 3 दशकों से कि जो देश का प्राइमरी सेक्टर है, फिर से जिक्र हुआ चैप्टर नंबर 18 पर, वहाँ कुछ सेक्टर्स के बारे में हम जानते हैं जो चैप्टर 18 हटा दिया गया है, कि प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है, और टर्टरी सेक्टर में सेवा वाला सेक्टर आता है, जिसमें बैंक होते हैं, स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं। ठीक है, जो एक तरह से सेवा का विनिमय करते हैं। इसी तरह से बच्चों धीरे 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 ये प्राइमरी सेक्टर चरमराता गया, अर्बनाइजेशन होता गया, और जनता गाँव को त्याग कर अब शहरों की तरफ गमन करने लगी है। ठीक है, 1973 में एग्रीकल्चर से हमारी जीडीपी 45% इफेक्ट होती थी। सेकेंडरी सेक्टर में 1973 में ये जीडीपी 30% और बची हुई 25% ये सर्विस सेक्टर से जनरेट होती थी। ठीक है, लेकिन
वहीं 75% जनता इस 45% इकोनॉमी को संभालने वाले एग्रीकल्चर में संलग्न थी, लिप्त थी, और 10% जनता जो कि इस 30% में कवर अप होती है, उनको उससे रोजगार मिलता था। और ये जो बाकी का 25% है, इसमें रिमेनिंग आपका जो 15% जनता है उनको रोजगार मिलता था। 2003 में, ठीक है, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 25 से बढ़कर 50 हो गया। तो ये तो हो गए कुछ स्टेट्स के बारे में बातें, कुछ डेटा वगैरह के बारे में बातें। तो वहीं जो सर्विस सेक्टर था वो 30, सेकेंडरी सेक्टर था वो 30 का 30 ही है। लेकिन जो ये 45% जो ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट एग्रीकल्चर से जनरेट होता था, ये घट के मात्र 22% रह गया। जहां 75% लोग इस सेक्टर में काम करते थे पूरे भारत देश के, अब वो घटकर 60 हो गए। उन्होंने अपनी जमीनों को बेच दिया, उनको कोई घाटा हुआ किसानों को, ठीक है, और उन्होंने अपनी ज़मीनों को बेचकर वो शहरों की तरफ मूव कर गए, वहाँ जाके मजदूरी वाले काम करने लगे। अभी कोरोना में आपने देखा होगा कि कई सारे मजदूर लौट रहे हैं, सोनू सूद जैसे एक्टर उनको लौटाने का काम कर रहे हैं। तो वो लोग कौन लोग हैं? नहीं, वो डायलॉग है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, ठीक है ना? तो बस ये गांव के लोग हैं, ठीक है, जो गांव से शहर जाते हैं, ठीक है, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों का जीवन यापन करते हैं, ठीक है, अपना करते हैं, और कुछ सुविधाएं जो उनको वहाँ मिल जाती हैं, झुग्गी झोपड़ी वगैरह लगा के ये रहते हैं, टपरी वगैरह बना के। धारावी नाम की एक जगह है जो कि मुंबई में है, ठीक है, जिसको पहले बॉम्बे कहते थे। तो वो एशिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जो है, आई थिंक वर्ल्ड की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी स्लम्स एरिया है। एक स्लम डॉग मिलियनेयर भी इसी पे मूवी बनी है ना? वो एक तुम्हारा वो गाना है कि गली 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 में मेरी गली में, ये पूरा वो ये इलाका है आपका धारावी। तो ये लोग कौन है? ये लोग गांव से वहाँ पहुँचते हैं, मजदूरी करने के लिए वहाँ रुक जाते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि भैया पहला कहाँ का है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला आपका हमारे पड़ोसी मित्र मुल्क पाकिस्तान का कराची वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे स्लम्स हैं, ठीक है, वो विश्व में फर्स्ट नंबर की रैंक रखता है, ठीक है। हम गरीब हैं बट इतने भी नहीं हैं। आगे हम बात करते हैं। ये सिचुएशन लगातार घटती बढ़ती जा रही है या फिर मतलब बढ़ती जा रही है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से अब लोग जो उन्मुख थे, है ना, वो उससे उन्मुक्त होते जा रहे हैं, स्वतंत्र होते जा रहे हैं। उनको अब एग्रीकल्चर नहीं करना, क्योंकि रूरल एरिया में उनको गरीबी का सामना करना पड़ता है, भुखमरी का सामना करना पड़ता है। सरकार भी इस तरफ कभी कभी अपनी उदासीनता दिखाती है। और भी जो इकोनॉमिकल प्रोग्रेस है वो वहाँ बड़ी स्लो रेट से होती है। और अगला कारण, वहाँ रोजगार की कोई और संभावना नहीं होती, इसलिए लोग माइग्रेट कर देते हैं टू द अर्बन एरिया, जिसको हम अर्बनाइजेशन भी कहते हैं। अगर 2 नंबर में आता है व्हाट इज अर्बनाइजेशन, सो यू विल राइट इट, कि गांव की जनता का विस्थापन, transfers of people from rural area to urban area for the for seeking job opportunity, better health and other amenities, it's called urbanization, ठीक है। तो इसको अपने मन से इस तरह से बना सकते हैं बेहतरीन, ठीक है। तो और भी कई सारे कारण हैं, आप इसको पीडीएफ में धीरे धीरे जानेंगे। तो सरकार ने इसी समस्या को दूर करने के लिए गांवों में ही कुछ स्कीम लॉन्च करी। 2005 से स्कीम लागू थी, इसको नरेगा या नरेगस बोलते थे, इसमें नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इसका नाम हुआ करता था, जिसको सन 2009 में सितंबर मंथ में नाम चेंज करके मनरेगा रख दिया गया। और ये स्कीम अपने आप में एक्ट के रूप में आ गई। एक्ट है तो उसमें कुछ पनिशमेंट्स भी होंगे अगर कोई गोलमाल होता है। इसके बारे में हम भविष्य में जानेंगे, इस चैप्टर में जानेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था नरेगस लाने का?
हैं 2005 में जो जब भी नरेगा आया तो यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम आया तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? 100 दिन का मिनिमम काम, आपने मनरेगा के बारे में पहले भी मतलब पढ़ के रखा हुआ है। 100 दिन का मिनिमम काम जो है वो देना, जो कि अनस्किल्ड लेबर्स होते हैं, इनको काम करना नहीं आता, उनको काम देना। ठीक है। रूरल एरिया में परमानेंट असेट्स बनाना। भाई अब काम तो दे रहे हो लेकिन काम क्या दे रहे हो? ठीक है। तो पंचायत भवन बना रहे हो, सामुदायिक भवन बना रहे हो, नालियां बना रहे हो, शौचालय बना रहे हो, तो इस तरह के जो काम होते हैं ना, तो इनको मतलब परमानेंट असेट्स बोलते हैं कि भैया काम का काम। और परमानेंट असेट्स भी गाँव में बन रही हैं, सामुदायिक भवन बन रहा है, आपका प्राथमिक उपचार केंद्र बन रहा है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं। तो इसकी चारित्रिक विशेषताएं क्या थी? पहला, ये पहले आओ पहले पाओ पे काम करता था, जो पहले पहुंच गया उसको, ठीक है, उसको जॉब। ठीक है। मैं पास्ट टेंस पे मैं बात कर रहा हूँ, पास्ट टेंस नहीं है, काम करता है। ठीक है, नॉट करता था। एम्प्लॉयमेंट जो है, इसकी जो दूसरी खास बात है कि ये मतलब पंचायत लेवल यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो सबसे छोटा वाला होता है, ये उस पर काम करता है। ठीक है। अगला जो है वो है वर्क प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, इट इज बोर्न इन माइंड दैट वर्क साइट विद इन 5 किलोमीटर। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि 5 किलोमीटर के भीतर ही उनको काम दे दिया जाए। अगर 5 किलोमीटर से बाहर का काम मिल रहा है तो उनको आने जाने का भत्ता यानी मिनिमम वेजेस भी 10% तक दिया जाए। ठीक है। वुमेन, अगर मतलब वुमेन को भी इसमें शामिल करने का, नारी सशक्तिकरण यानी उनको मजबूत बनाने का भी इस पे काम हो रहा है। आगे आप जानेंगे कि अगर कहीं पे महिलाएं काम कर रही हैं और उनके बच्चे वहाँ हैं तो अलग से एक महिला की नियुक्ति वहाँ होती है, जो उनकी दाई के रूप में, उनकी नर्स के रूप में, उनके सहायिका के रूप में उनके बच्चों का ध्यान रखती हैं। ठीक है। तो ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। अगला हम जानते हैं कि जो बूढ़े लोग हैं, इन्फर्म, थोड़े अपाहिज लोग हैं, ठीक है, कमजोर लोग हैं, तो उनके लिए उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, उनके क्वालिफिकेशन के आधार पे काम देना इसका अगला विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट देने में असक्षम हो रही है काम, तो उतने वक्त का स्टाइपेंड वगैरह या नो जॉब का वो जो भी अलाउंस होता है वो भी देने का काम करती हैं। ये वेजेस वीकली दिया जाता है या हर 14-15 दिन के फोर्टनाइट के बेस पे दिया जाता है। अगर काम में किसी को इंजरी हो रही है तो उनके इलाज के लिए भी यहाँ पे पूरी सुविधा होती है। पहले प्राथमिक उपचार देते हैं, अगर उससे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, व्यक्ति की जान जा सकती है, तो उसको हॉस्पिटल एडमिट कराया जाता है। और खुदा ना खास्ता अगर जान चली गई तो उसको उस तरह से उसके परिवार को उसका भत्ता या मुआवजा राशि जो होती है ना, वो उनको दी जाती है। ठीक है। तो इस तरह से कई सारी इसकी विशेषताएं हैं। लिखा है कि रोड रिपेयर वगैरह हो जाती है, रोड वगैरह के लिए काम होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, मतलब काम अगर ढंग से नहीं हुआ तो इस तरह से उनको जॉब्स वगैरह दिए जाते हैं। आप पढ़ लेना। ठीक है। कई सारी विशेषताएं हैं। ठीक है। मेन फीचर ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम, इसकी खास बात क्या थी? प्रोसीजर टू प्रोक्योर वर्क, है ना, एक ऐसी प्रोसीजर निकाली जाती है कि जॉब आए, वर्क आए। सभी अडल्ट मेंबर्स ऑफ द फैमिली को इसमें अपना जॉब कार्ड बनाना होता है। जॉब कार्ड क्या होता है? एक कार्ड होता है, अगर वो गुम जाए तो आपको 5 रुपए देकर नया कार्ड बनवा सकते हैं। एक तरह का रजिस्ट्रेशन है जिसमें फैमिली के सारे अडल्ट मेंबर ग्राम पंचायत में अपने दर्ज होते हैं। 1 महीने पहले अगर इसकी एक्सपायरी डेट आ रही है पास में, तो 1 महीने पहले आप इसको फ्रीली रिन्यू करा सकते हैं। बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन का सर्वे होता है, उसके आधार पे जॉब कार्ड आपको दिया जाता है। ठीक है। और जॉब कार्ड के आधार पे ही आपको वरीयता यानी सीनियरिटी दी जाती है। ठीक है, कि आपको काम
मिलना चाहिए। ठीक है, तो बस गांव में उनको चाहिए कि वो मनरेगा स्कीम के तहत अपना जॉब कार्ड जो है वो बनवा लें। ठीक है, साथ ही साथ 100 दिन का जो मतलब फिनेंशियल ईयर में, फिनेंशियल ईयर क्या होता है, नॉर्मल ईयर तो जनवरी से शुरू होके 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। जो फिनेंशियल ईयर होता है वो इस तरह से आपका आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होके 31 मार्च को ख़त्म होता है। ठीक है, इसके लिए व्यक्ति को चाहिए कि वो उस ग्राम पंचायत का सदस्य हो, मतलब वहाँ का निवासी हो जहाँ का जॉब कार्ड है, और उसका ग्राम पंचायत में नाम दर्ज हो। ठीक है, फैमिली के एक मेंबर को कम से कम ग्राम पंचायत जॉब देने का काम करती ताकि वो फैमिली भूखी ना मरे। ठीक है, और कम से कम 100 दिन का काम तो मिलता ही है, ज़्यादा काम मिले तो और बेटर। ठीक है, फैमिली को यहाँ चाहिए कि वो बिल्कुल तैयार रहे, काम करने के इच्छुक रहे। अगर कोई काम नहीं करोगे तो फिर कैसे अर्न कर पाओगे। तो ये सब इसकी कुछ विशेष बातें हैं जो आपको ये पढ़नी पड़ेंगी। अगर कोई जॉब कार्ड गुम जाता है, फट जाता है, तो आपको बहुत कुछ एक प्रिस्क्राइब, कुछ एक प्री नियत मूल्य पर आप उसको नया बनवा सकते हैं। इसीलिए क्योंकि लोग इसको गलत तरीके से यूज़ ना करें कि रखा तो था, गुम गया, गिर गया, चोरी हो गया, घर भूलाए, है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा उसको एक थोड़ा सा नियमितता, रेगुलरिटी लाने के लिए उसको थोड़ा सेकंड कॉपी जो उसकी है वो आपको दी जाती है। ठीक है, आगे हम और जानेंगे। फैसिलिटी प्रोवाइडेड ऑन वर्क साइट। ठीक है, तो वर्क साइट पे क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, तो मैंने आपको बताया था, पीने के लिए स्वच्छ पानी, आराम करने के लिए भी एक शेल्टर होता है, फर्स्ट एड होता है अगर कोई इंजरी, एक्सीडेंट, सिकनेस वगैरह हो रही है, और 5 साल से अगर छोटे बच्चे हैं तो एक वर्किंग वुमन में एक सेपरेट वुमन रखी जाती है जो कि उनका ध्यान रखने का काम करती है। और अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है काम करने के दौरान या मृत्यु हो जाती है तो इसका कंपनसेशन, मुआवजा राशि भी देने का काम होता है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अगर गवर्नमेंट अगर नहीं दे पाती है अलाउंस, तो इसके बारे में आपने लास्ट ईयर भी जाना था। ठीक है, अगर 15 दिन के एप्लीकेशन के भीतर उस व्यक्ति को काम नहीं मिल पाता है तो कुछ एक एग्रीगेट अमाउंट बना के 100 दिन का उसको मिनिमम वेज, एक अलाउंस, एक भत्ता दे दिया जाता है ताकि उसका घर चलता रहे। ठीक है, तो कम से कम 100 दिन का तो काम मिलता ही मिलता है। ठीक है, और ये लोग मतलब बीपीएल में रहते हैं तो वो एपीएल कार्ड, बीपीएल कार्ड, अंत्योदय कार्ड वगैरह की मदद से सस्ता जो अनाज है वो भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके बारे में जानिए। अब अगला टॉपिक है कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत और स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूशंस का मनरेगा में क्या भूमिका है। तो सबसे पहले हम जो पहला लोकल सेल गवर्नमेंट है, जो निचले लेवल का लोकल सेल गवर्नमेंट है, उनके बारे में जानेंगे कि भैया ग्राम पंचायत का इसमें क्या रोल होता है। तो ग्राम पंचायत फैमिली का सर्वे करके, ठीक है, फैमिली के मेंबर्स को रजिस्टर्ड करने का काम करती है। ये सारी सूचनाओं को इकट्ठा करके उनका एप्लीकेशन बनाने भरने का काम करती है। ठीक है, ग्राम सभा में ऐसे मुद्दों को डिस्कस किया जाता है कि हम काम कैसे निकालें, हम क्या काम लाएं कि मनरेगा के तहत हम अपने ग्राम वासियों को काम दे सकें। और एक सब इंजीनियर को बुला के ग्राम पंचायत जो होती है वो एक एस्टीमेट बनाने का काम करती है कि कहीं पे अगर सामुदायिक भवन बनना है तो उसमें कितना सीमेंट लगेगा, रेत लगेगा, गारा लगेगा, कि और कितनी मजदूरी हम एक तरह से डिसाइड करें। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे बात होती हैं। साथ ही साथ वही बात फिर से आगे जो मैं बताया, साथ ही साथ एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होता है जनपद पंचायत का, वो ग्राम पंचायत के निकलने वाली स्कीम्स का सीईओ के रूप में, चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करता है, सुपरवाइज करता है कि कोई गोलमाल तो नहीं है भाई, है ना, कि 1 तसला सीमेंट और 12 तसला रेत के हिसाब से तो नहीं हो रहा काम, है ना। ये सही रेशियो तो है, काम पुख्ता तो है, मजबूत तो है। ठीक है, फिर इसके बाद जनपद पंचायत और जिला पंचायत का क्या रोल होता है, ये उससे अपर लेवल के होते हैं। अगर ग्राम पंचायत में कोई ढील आई,
कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो ये उन मामलों को निपटाने का काम करते हैं, कलेक्टर को रिपोर्ट करते हैं कि कौन से गांव में मनरेगा के तहत क्या काम हो रहा है। और स्टेट लेवल की जो बॉडी होती है उसको हम स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल कहते हैं, वो भी इन सबको देखने का काम करती है अपने से जो उनके लोअर होते हैं, जिला, जनपद, ग्राम, ठीक है। तो उसकी सारी देख रेख वगैरह का काम करती है। मनरेगा के तहत वो कई सारी स्कीम्स लाती है, ठीक है, और जो गरीब लोग हैं उनको ये सुविधाएं देने का काम करती है। इसके बाद आता है सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि सर्वे होता है, अंकेक्षक कहते हैं इसको। इसमें हर चीज का हिसाब लगाया जाता है। कोई भी करप्शंस वगैरह तो नहीं हो रहा, अतिरिक्त खर्चा तो नहीं हो रहा, इस सब बातों को यहाँ पे ध्यान रखने के लिए सोशल ऑडिट किया जाता है। सोशल ऑडिट एक इम्पॉर्टेंट काम है जो मनरेगा के तहत किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है सोशल ऑडिट। आगे लिखा हुआ है इसका क्या महत्व है। तो महत्व हम जान चुके हैं, ये इरेगुलरिटी को रोकने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए ये वहाँ पे काम करता है सोशल ऑडिट, ठीक है। और इससे कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक टारगेट ग्रुप्स या ग्रुप ऑफ पीपल के सामने जाकर काम में कोई कमी तो नहीं है, इस पर पूरा सर्वे टाइप का किया जाता है। इसका भी अपने आप में बहुत महत्व है, ठीक है। सोशल एडिट के क्या महत्व होते हैं, इस पर इन्होंने पॉइंट वाइज फिर से बात की है कि स्कीम में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, सबको सब कुछ पता, सूचना के अधिकार वगैरह के तहत भी इस पर ढेरों टाइप का काम किया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सोशल ऑडिट में कॉमन पीपल को भी सम्मिलित करते हैं। जो गांव के लोग हैं जो उस कमी को झेल रहे हैं, उनके साथ भी सर्वे वगैरह करके, उनका इंटरव्यू करके, ग्रुप डिस्कशन करके समस्याओं को जाना जाता है, ठीक है, और फिर उस पर कार्य किया जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वेरिफिकेशन वगैरह करके, और जो लोग मुजरिम हैं, कल्प्रिट हैं, सही तरीके से काम ना करने के लिए जवाबदेह हैं, उनको पनिशमेंट वगैरह देने का काम करा जाता है। क्योंकि ये एक्ट है तो ये पनिशमेंट ऑफेंसिव होती हैं, इनमें सजा तक हो सकती है, लाइसेंस छीन सकते हैं, आर्थिक दंड भी लगाए जा सकते हैं, फाइन जो होता है वो भी लगाया जा सकता है, ठीक है। और इसमें सोशल ऑडिट जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल बनाने का काम करता है। ग्राम सभा को, ग्राम पंचायतों को अपना काम सही तरीके से करने में, वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फ़ायदा पहुंचवाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल बनाने का काम करता है। तो ये अगला इम्पोर्टेंस है। साथ ही साथ ये मजदूरों को उनके राइट्स वगैरह जो होते हैं वो भी बताने का ये काम करते हैं, ठीक है। और कोई भी स्कीम सही तरीके से लागू हो रही है इसमें हेल्प करने का काम करते हैं। मतलब वही पॉइंट बार बार वो अलग अलग वर्ड में रिपीट कर रहे हैं, बस हमें लिखना आना चाहिए, ठीक है। हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग इरेगुलरिटीज, जो भी अनियमितताएं हैं उनको भी, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, उनको नियमित करने का ये लोग कई रूपों में प्रयास करते हैं। अगला है कमेटी फॉर रिड्रेसल ऑफ कंप्लेन, ठीक है। अगर किसी भी तरीके से कोई कंप्लेन वगैरह पाई जाती है, कोई क्राइम होता है, तो उसको भी ये एक तरह से कंट्रोल करने का काम करते हैं। इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में जानेंगे, जो कि हम आपका कल अपलोड करेंगे। आज ये 2 वीडियो अपलोड हो रहे हैं, एक आपका पुराने चैप्टर जो मतलब आपका बैंक वाला चैप्टर है, और एक ये, ठीक है। इसको देखिए, समझिए और अपनी रिपोर्ट मुझे दीजिए। थैंक यू।